जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। आज के इस वेंसडे हिंदी टॉक में एक बार सभी भाई बहनों का हम फिर से स्वागत करते हैं। और हर वीक की तरह आज भी एक नया टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि कितने भाई बहनें हमें मैसेज भेजते हैं, फीडबैक देते हैं और ईमेल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, कमेंट्स भी, चैट भी लिखते हैं। सो थैंक यू सो मच। और हमें खुशी होती है कि एवरी वीक जो हमारे स्पीकर्स जो भी बताते हैं उनसे आप फायदा लेते हैं। हम सभी को कुछ ना कुछ फायदा होता है। सो थैंक यू। और ऐसे ही हम खुद भी फायदा लेते रहेंगे और औरों को भी हम शेयर करते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच पर काबू पाना। और आज के समय के हिसाब से ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। हम सभी चाहते तो हैं कि कैसे हम कम सोचें, पॉजिटिव सोचें ना। और क्योंकि सबको मालूम है कि जितना हम ज्यादा अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, अत्यधिक सोचते रहते हैं, तो उसका असर न सिर्फ हमारे मन पर, मानसिक बीमारियां भी उससे बढ़ती हैं। मन की अशांति, खुशी नहीं रहती है और सुस्ती रहती है, और उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो हम चाहते तो हैं, लेकिन कैसे वो हम उसको ओवरकम करें, ओवर थिंकिंग को। तो आज का ये विषय हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको समझाने के लिए, गहराई से जानने के लिए हमारे साथ में आज हैं सिस्टर राधिका फ्रॉम हैदराबाद। तो राधिका बहन का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। तो राधिका बहन, आप पिछले 26 सालों से, ओवर 25 इयर्स से राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छे आप टीचर हैं। और आपने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, और आपने बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं, जिसमें से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और भी बहुत सारे। और आपने 2 बुक भी लिखी हैं, सो जिससे बहुत सारे मनुष्य आत्माओं को आप जीवन की सही राह दिखाने के आप निमित्त बने हैं। और अभी आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज के नागार्जुन हिल सेंटर के में अपनी सेवाएं देते हैं हैदराबाद में। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें नए नए स्पीकर से सुनने को मिलता है। और राधिका बहन का भी हम स्वागत करते हैं। और उनसे मैं पहली बार बहुत साल पहले, आई थिंक अबाउट 15 इयर्स, मैंने फर्स्ट टाइम उनको सुना था हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो दिल्ली में एक बड़ा सेंटर है, तो वहां पर। तो उस समय से जो मन पर एक छाप रही, आपके जो शेयर आपने किया, तो वो जैसे कि समहाउ मुझे कुछ सीखने को मिला उससे, एंड दैट स्टेड विद मी। सो वो इम्प्रेशन आज तक भी है। तो हम कितने आज लकी हैं कि आज हमारे साथ में राधिका बहन हैं। सो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए हम उनसे सुनते हैं। ओम शांति। जैसे लगभग 2 साल से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब से जैसे टॉपिक्स मिलते हैं अलग अलग, तो उसमें से ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग जो टॉपिक है सबसे पॉपुलर हुआ है। कि सभी चाहते हैं कि हम कम सोचे और ज्यादा करें।
कई बार ऐसे कभी हम किसी से मिलते हैं, पहली बार ही भी मिलते होंगे, तो वो जरूर ये पूछते हैं कि बहन, हमारे अंदर जो थॉट्स इतने चलते हैं, ये कम कैसे किया जाए? आपके पास कोई टिप्स है? ऐसे करके जरूर पूछते। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, वो तो पहले से सबके अंदर था। कोई कोई बातों में जैसे मन बहुत चलता है, परंतु आजकल हम सुनते हैं बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि सब कुछ समझते हुए कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है, ये समझते हुए भी थॉट्स चलते रहते हैं। और ऐसे नेचुरल रीति से चलते कि पता भी नहीं पड़ता है कि हम इतना सोच रहे हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो बातों के ऊपर हमारी बुद्धि जाती है और उस पर जो विचार चलता है, उसमें इतनी शक्ति इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली स्पीकिंग। हमें कोई सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए समझ, कोई भी सोल्यूशन के लिए कुछ चीज को समझना होता है, सोल्यूशन लाना होता है, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पर प्रश्न करते रहेंगे कि ऐसा क्यों है। मुझे याद है, हम यहाँ ट्रैफिक बहुत हो गई थी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहां से दूसरा डायरेक्शन, डाइवर्शन दिए थे। तो जो भी आ रहे थे, आदत से मजबूर, जो नॉर्मल रास्ते से निकल रहे थे, तो वहां तो ब्लॉक था। तो दूसरे रास्ते का डायरेक्शन नहीं देख के फिर उस तरफ जा रहे थे, तो हम भी जा रहे थे। तो वैसे ही नेचुरली जो गाड़ियां जा रही थी उसके पीछे हम भी चले गए, और फिर पता पड़ा कि वहां ब्लॉक है, डाइवर्शन अलग है, दूसरे लेन से जाना था। तो हम स्टक हो गए, हमारे सामने भी बहुत सारी गाड़ियां, हमारे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां, क्योंकि हमको भी फॉलो करके बहुत सारी गाड़ियां आ गई थी। तो हम देख रहे थे कि कैसे ये गाड़ी को यहाँ से निकाले, ऐसा सोच रहे थे। बाकी जो सामने थे बहुत सारे, जैसे फ्लीट ऑफ जो गाड़ियां थी, उसमें से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या चल रहा है, क्या करना है। तो उसमें से कई जैसे चिल्ला रहे थे, हॉर्न कर रहे थे, और हम सभी ऐसे स्टक हो गए, अटक गए वहां। जैसे लगभग 3-4 मिनट अटके हुए थे। हाँ, और सब सोच रहे थे अभी क्या करना, क्या करना, क्या करना। हाँ, और कोई कोई ने कहा कौन है जो इस तरफ से गए, क्यों जाना चाहिए, डाइवर्शन देखना चाहिए, तो सबको तो देखना चाहिए था। एक भाई था, एक गाड़ी से निकले, तुरंत उनको पता पड़ा कि हम ऐसे गलत रास्ते से आ गए, तो तुरंत तो निकल गए गाड़ी से, और सीधा जो लास्ट गाड़ी थी ना, वहां तक चले गए। हमारे पीछे जो गाड़ियां थी बहुत सारे थे, वहां चले गए, और जाके उन्होंने कहा चलो रिवर्स करो। एक एक को रिवर्स कराते कराते उनको राइट डायरेक्शन पर चलाए, फिर अपनी गाड़ी में बैठ के खुद भी रिवर्स करके चले गए। सब भी ऐसे गए। मतलब 1 सेकंड की बात है, समझना, कोई चीज को समझ के उसमें सोल्यूशन लाने के लिए 1 सेकंड की बात है, परंतु उसको प्रश्न करने के लिए तो घंटे भी लग जाएंगे, बैठे रहेंगे सब। कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे। सोल्यूशन लाना है तो इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ता है ना, कि हमको एक फर्स्ट कदम हमको ही लेना पड़ता है ना। हम देखेंगे ये ऐसा व्यक्ति क्यों है, ये चीज ऐसी क्यों है, ये परिस्थिति ऐसी क्यों है, इसे सोचते सोचते बहुत समय जाता, सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं मिलता है। पर जो समय पे हम सोचते वही समय पे 1 सेकंड में चलो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये बात है। हाँ, अभी जो कौन सा कदम मुझे उठाना है। जैसे कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये परिस्थिति ऐसी हुई, तो अभी क्या, इन्होंने किया, इन्होंने जो करना था कर लिया, अब मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। जो मन में आया सोच लिए, जो मन में आया कर लिए, जो मन में आया बोल दिए, माना ओवर थिंकिंग है।
जितना ओवर थिंकिंग है उतना ओवर बोलेंगे भी और ओवर करेंगे भी, जो जरूरत ही नहीं है। बार बार किसी को, जैसे कोई किसी ने कहा, बहन मुझे कोई सुनने वाला चाहिए। हाँ, किसी ने, कोई आए थे सेंटर पे, उनने कहा मुझे कोई सुनने वाला चाहिए, मेरे दिल की जो बात है, मुझे जो तकलीफ हो रही है, कोई बैठ के सुने, ऐसे कोई चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों में इतने सारे लोग हैं जो मेरे बहुत निकट, बहुत क्लोज है। मैं उनको सुनाना चाहता हूँ जरूर, परंतु वो सुनते कम है, एडवाइस बड़े जबरदस्त देते, मुझे चाहिए नहीं। अभी के समय में हम देखते हैं, छोटे या बड़े, किसको एडवाइसेस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको समझ है क्या करना नहीं करना है। हाँ? और उनको पता भी ना हो तो आप बताएंगे तो भी उनको सुनने की भी ताकत नहीं है। तो हम क्या सोचे, किस प्रकार से सोचे कि हमारे जो किसी के प्रति जो निगेटिविटी है, जो वेस्ट है, वो खत्म हो जाए। हम कुछ अच्छा सोचे। जब तक हम ना कुछ दे, तब तक थॉट्स चलते रहेंगे। देना पड़ता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना नहीं सोच सकती, तो मुझे क्या देना, मेरा टाइम बचाना है। दूसरों के लिए क्या देना है, कि सहानुभूति देना है, थोड़े समझ दो, थोड़ा रहम करो, जो माफ करो, जो लेट गो करो, थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़े। एक भाई है, या कंपनी चलाते हैं यहाँ, तो उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। न्यूज़पेपर में भी आया था कि इनके कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो गया है, शायद इनको ये कंपनी किसी को बेचना होगा, या तो फिर इसको बंद करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारी जो बड़ी बहन है मुंबई से, वो उनको मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, सब अच्छा हो जाएगा। ये जो कंपनी का प्रॉब्लम, जो मतलब शुभ भावना से उन्होंने कहा कि सब अच्छा हो जाएगा। तो वो भाई ने कहा अच्छा ही तो हो गया है। तो हमारी बहन ने कहा अच्छा कैसे हुआ, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऐसा लिखा हुआ था ना, अच्छा हो गया, ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो वो भाई ने कहा प्रॉब्लम तो वहां जरूर है बहन, बाहर है, अंदर नहीं है, यहाँ तो खत्म हो गया। हम्म, मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है? हाँ? मेरी 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 फ्रॉम माय पार्ट, मेरी तरफ से मैं क्या योगदान दूं, जिससे जिससे मैं कोई परेशान ना हो और दूसरों को परेशान ना करूं। कोई कहते हमारे प्रॉब्लम इतने हैं, इतने सिचुएशंस है, ये लोग ऐसे हैं, तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ता है और दूसरों को दुख देना पड़ता है। ये कोई कारण तो नहीं बनता है। सोल्यूशन लाने में 1 सेकंड लगता है, और जो ओवर थिंकिंग में बहुत समय जाता रहता है। कोई कोई तो सालों साल वही चीज के बारे में सोचते रहेंगे। हाँ, मुझे याद, एक भाई आए थे मिलने, उन्होंने कहा बहन जी ऐसा है कि मेरा भाई है, सगा भाई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको बाईपास सर्जरी चल रही है उनकी, तो उनको मिलना है, तो मैं मिलूं क्या? मैंने कहा ये क्या प्रश्न है, आपका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और आप कह रहे हो कि जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसे आप सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं बहन जी, इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनसे मिलके बात करके 20 साल हो गया है। आपके खुद के भाई से मिलके 20 साल क्यों हो गया है, एक ही सिटी में रहते हुए? उन्होंने कहा द थिंग इज, हम बात करके माना जैसा कुछ हो गया था 20 साल पहले, तो बात करना बंद हो गया। पर क्या कारण था? उन्होंने कहा याद भी नहीं है बहन जी, क्या कारण होगा, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेम्बर। क्या कॉन्फ्लिक्ट था वो भी याद नहीं। जैसे थिंकिंग करते करते कितने साल में बीत जाते। हाँ? नहीं मिलना है माना नहीं मिलना है, उसके लिए हजार कारण मिल जाएंगे, पर जो रियल कारण जो था उसके लिए सोल्यूशन नहीं निकाले, वो समय पे, वो सेकंड पे, वो टाइम पे, तो इतने साल बीत जाता है।
ओवर थिंकिंग से बहुत सारे फीलिंग्स आ जाते जो जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है इतना फीलिंग में आने की। सिंपल लिविंग जो होता है ना, जितना सिंपल रीति से लाइफ जिएंगे उतना थिंकिंग बहुत कम होता है। मुझे एक दो बहनें आए थे, दो उनके बहनें थे, 50s के थे उनकी उम्र, और उनके वो सभी मिलके, चार बहनें हैं और एक भाई उनके हैं, दो भाई हैं। तो उसमें से जो भाई हैं, दो भाइयों को प्रॉपर्टी पूरा जो ग्रैंडफादर का मिला हुआ था, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, वो सब उनको मिल गया, दोनों भाई को। तो ये बहनों को जरूर बुलाते जब वो कोई फंक्शन कर, कोई भी जैसा गेट टुगेदर करते हैं या पेरेंट्स की एनिवर्सरी करते हैं, डेथ एनिवर्सरी, तो जरूर सब चारों बहनों को बुलाते हैं। तो ऐसा एक समय था, तो चारों बहनों को बुलाए थे। तो उसमें वो कहते हैं कि एक बहू है, उसमें दो भाइयों की जो एक वाइफ है, वो आके कहने लगी कि जो आप मम्मी के कपड़े, साड़ियां बहुत पड़ी हुई है यहाँ, तो आपको लेना हो तो ले लो, क्योंकि वो घर में उनकी माँ रहती थी लास्ट दिन तक, तो उनके कपड़े पड़े थे, तो आपको लेना है तो ले लो साड़ियां मम्मी की। फिर वो उठे लेने के लिए, तो वो बहू कहती है, जो भी आप सौगात में दिए होंगे, गिफ्ट में दिए होंगे, वो ही लेना, बाकी मम्मी के कपड़े नहीं लेना। ऐसे उनको लगा ये हमारा घर है, हमारे मम्मी के कपड़े हैं, तो ये कौन होती है कहने वाली हमको कि क्या लेना क्या नहीं लेना। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो, तो थोड़ा नहीं बहुत डिस्टर्ब हो गए चारों, मतलब दोनों और उनकी जो बहनें सब। तो मुझे मिलने दो बहनें आए थे, वो कहने लगे कि वो दिन से हम बहुत डिस्टर्ब थे। तो चारों की चारों बात करते, सोचते बहुत है। और फिर उनका भाई फोन किए, वो रहते नहीं है यहाँ, नहीं रहते, दूसरे सिटी में रहते। फोन करके उन्होंने पूछा कि ये जो गेट टुगेदर ने ऑर्गेनाइज किया, हाँ, अब दोनों बहुओं ने, आपको अच्छा लगा, डिड यू लाइक इट? तो उन बहुत सारे जैसे गिफ्ट्स भी खरीद के रखे थे, खाना पीने का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किए थे, और बहुत अच्छा डेकोरेशन भी किया हुआ था, ये सब कुछ था। तो वो उन्होंने पूछा, भाई ने पूछा, आपको अच्छा लगा दीदी? और दीदी तुरंत बोलने लगी, "हम्म, ये ऐसा कैसा फंक्शन है, ऐसा कैसा पार्टी है जिसमें इंसल्ट किया जाता है, ये किया जाता वो किया जाता"। सब कुछ बताया कि वो बहू ने क्या क्या बोला, कैसा उनको फीलिंग हुआ, इतने सारे बातें सुना दी। क्योंकि जितना हम थिंकिंग करते हैं ना, फीलिंग में आते हैं ना, तो बोले बिगड़ ही नहीं सकते फिर, क्योंकि अपने आप को समझाए नहीं, सोल्यूशन नहीं लाए, ना फुल स्टॉप लगाए। हाँ, तो वो भाई फोन रख दिए, बोले आपको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने ऐसा बोला और रख दिया फोन। और तब से लेके फोन उठाते ही नहीं है, उठाते नहीं, कभी भी फोन करो मैसेज करो जवाब भी नहीं। तो फिर वे दोनों रोने लगे कि हमारी जो बहुएं हैं घर के, मेरी सिस्टर लॉज है, वो हमारे भाइयों को दूर कर दी हमसे। तो क्या खूब रोए दोनों, बहुत रोए। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं बैठी रही, क्योंकि कुछ भी बोलने से उनको तो अच्छा ही नहीं लगेगा, मैं कहूँ कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा, जब से मैं ब्रह्मा कुमारियों में आई हूँ, तब से मैं झूठ बोलना सीख ली। वो लोग एकदम से शॉक हो गए, क्या बोल रहे हो आप बहन जी, आप झूठ बोलते हो? मैं कहा हाँ, खूब झूठ बोलती हूँ। हम्म, जैसे कोई एक कपल आते, हस्बैंड वाइफ आते, दोनों खूब लड़ रहे हैं, डिवोर्स तक आया है, तो आते हम्म, तो दोनों साथ साथ मिलने से कोई जैसा कोई सोल्यूशन नहीं आती, क्योंकि एक दूसरों के बात पे बात सुनाते। तो मैं सदा कहती हूँ, आप अलग टाइम पे आना दोनों, एक ही टाइम पे नहीं। तो जब समझो कि वो भाई जो है शाम को आते, उनकी वाइफ सुबह को आती, समझो, तो शाम को जब वो भाई आते, मैं जरूर सुनाती हूँ। मैं कहती हूँ, आपके वाइफ सुबह को आई थी ना, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रही थी। चलो उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाया होगा अच्छी बात, और मुझे, मैं तो ऐसे कह देती हूँ, झूठ बोलने में क्या जाता, मैं बोल देती हूँ, उनके दिल में होगा वो नहीं सुनाई,
बस ऐसे। तो दिल की बात सुनाती, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बातें कही आपके बारे में, आप इतना हार्ड वर्किंग है, आप कितना सबका देखभाल करते, आप कितना ये है, ये सब सुना देती हूँ, जो उनके गुण है बता देती हूँ। तुरंत मैंने देखा है सोल्यूशन आ जाता है। वो भाई कहता है सदा मैं देखी हूँ। बहन जी एक्चुअली हमारे दोनों के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे कहते इतना प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी छोटी बात है, वो तो हर कपल में होता है, बड़ा लव है, बड़ा रिस्पेक्ट, ऐसे सुन के चले जाते हैं। और थोड़े दिन के बाद वो वाइफ मेरे को फोन करती है, बहन जी पता नहीं ये आपके साथ बैठने के बाद बड़ा चेंज आया इनमें। मैं उसे बैठने की बात नहीं, कि उनके बारे में अच्छा सुनाने से, कि देखो दोनों ठीक हो गए ना, तो उसमें थोड़ा झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा तो हमको आप ये क्यों सुना रहे हो? मैंने कहा देखो, जब वो बहन, जब वो आपका भाई फोन किया, कैसे थे, दीदी कैसा था, पार्टी कैसा था, तो आपको ये क्या कहना चाहिए? सिंपल, यू शुड हैव वेरी सिंपल थिंकिंग, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये हुआ वो फीलिंग नहीं, फीलिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, उसमें नहीं जाना है, सिंपल सादगी में रहना है। इतना है बताना कि बहुत अच्छा था, डेकोरेशन तो अच्छी थी, खाना भी अच्छा था, सौगात भी अच्छे थे, तो बोलने में क्या जाता, सब अच्छा था, दैट इज रियलिटी। सिंपल है, जो दिखाई पड़ा बता दो, अच्छा था, बहुत खूब, अच्छी अच्छी तरह अरेंजमेंट किया, वी ऑल एंजॉयड, बहुत अच्छा। पर क्या ने एक चीज है मुझे बस बतानी थी, कि आपकी वाइफ है, छोटी है ना, तो मैं तो नहीं बोलूंगी, आप सुना दो आपकी वाइफ को कि ऐसे बोल दी, हम ही थे, कोई बात नहीं, कोई और होते तो मिसअंडरस्टैंड हो जाती थी कि ये बहू कैसे इंसल्ट कर रही है ना। तो आप थोड़ा उनको समझा दो अपनी रीति से। हाँ? हमने कहा ऐसा नहीं, अपनी रीति से समझा बस। पर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे सौगात मिले, थैंक यू सो मच। सोच सोच के एक दूसरों को सुना के, फीलिंग में लाके, बातचीत बंद कर लिए, तो ये सब जो भी है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड जीवन ओवर थिंकिंग से बनती है। किसी ने कहा मुझे, बहन जी मैं ये शादी में नहीं जाना। मैं कहा क्यों? आपकी नेवियो की तो शादी है ना, तो क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा आप नहीं जाएंगे तो? क्यों, कारण क्या है? तो कहते हैं नहीं, क्या है ना, मेरे बच्चों को कार्ड नहीं आया है, मेरे बच्चे दोनों शादीशुदा है, उनको कार्ड नहीं आया, तो हम कैसे जाए? मैंने कहा देखो सिंपल, वो आपका नेव्यू है, बचपन से आप उनको उठाए होंगे, हैं? आपको क्या करना चाहिए, इतना इतना सिंपल थिंकिंग नहीं कर सकते कि उनको फोन करके, अरे तुम कार्ड नहीं भेजे तुम्हारे कजन्स को, कार्ड भेज दो, बोलने में क्या जाता, उनको मैनर्स नहीं है, आप बड़े हो सिखाओ। चलो भूल गए, याद दिलाओ, परिवार के है ना, अपनी फैमिली के है ना, क्या फीलिंग्स पे क्या आना है, फीलिंग्स पे क्यों आना है? ओवर थिंकिंग लीड्स टू फीलिंग्स, जैसे आदत बन जाती है, जैसे हर जगह पे जाएंगे, कोई कोई होते नोट करते रहेंगे, ये देखो ये कैसा यहाँ रखे हैं सामान, ऐसे थोड़ी रखना होता है, देखो ये लोग ऐसे कैसे खाते हैं, ऐसे हर चीज में नोट करते रहेंगे। नोट करने की जैसा एक आदत बन गई है, तो थिंकिंग चालू है। कई उनको कहेंगे देखो तुमने देखा है वो घर में, उनके घर पे गए थे तो वो लोग ऐसे रखे थे, हाँ तुम देखे? बोलेंगे नहीं, मेरा क्या काम था, मैंने देखा ही नहीं। तुमको कैसा सब नोट होता है, मैं तो कभी देखा ही नहीं। किसी का बुद्धि जाती नहीं कि चीजों में देखते ही नहीं है, जिससे मिलने गए उनको मिले, बात करे, जो दिए खाए पिए आगे बात। और कईयों को इतना देखने की आदत है, तो थिंकिंग भी ज्यादा होंगी ना। ये आदत बढ़ते बढ़ते जब परिस्थिति आती है ना, तो थिंकिंग कम नहीं होती है। कितना भी सोचो नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना, सोचते रहेंगे, सोचते ऐसा ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, है कि लोगों के साथ ऐसा क्यों, ये चलता रहता, चलता रहता, आदत है ये। एक सेकंड, और इतनी स्पीड होती है,
ओवर थिंकिंग में, क्योंकि ये थॉट्स जो है क्वालिटीज की बहुत पुअर क्वालिटी के थॉट्स होते हैं जो ओवर थिंकिंग होती है, उसमें वेस्ट होता है। अब पॉजिटिव की ओवर थिंकिंग नहीं होती है, नेगेटिव की वेस्ट की ओवर ओवर थिंकिंग होती है। जैसे हमको जब समझ में आता है कि हमको समझौता नहीं करना है, समझना है, जितना समझौता करेंगे ना उसमें कुछ भी, इसमें एक रत्ती का भी समझ नहीं होती, बस चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लो। कैसे एक्सेप्ट करते हैं समझने के बगैर? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ मेरे से सॉरी हो, मेरे से गलती हो गई, चलो तुम ठीक हो फिर ठीक हो, और अंदर से स्वीकार नहीं किया कि हमने गलत किया है। तो थिंकिंग तो चालू होते है दूसरों के भी, अपनी थिंकिंग कम करके दूसरों का थिंकिंग ज्यादा करना, ये भी ओवर थिंकिंग की बात है। हाँ, जितना समझ से हमको कदम उठाना है नहीं उठाएंगे तो दूसरों को भी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि देखो ये समझते नहीं है, समझते नहीं है, समझते नहीं। हम जितना समझौता करेंगे, चलो वो टाइम तक फुल स्टॉप लगा देते, चलो ठीक है तुमको मेरे से प्रॉब्लम है, चलो मैं सॉरी, पर बार बार आप समझौता करते रहेंगे तो ओवर थिंकिंग जरूर होगी कि कब तक करना है, मैं फ्रस्ट्रेशन हो गया मुझे, अब मैं कितना करूं, कब तक करूं, मुझे ही सॉरी बोलना है, मुझे ही करना है, मुझे। समझ से करेंगे तो इतना सोच, हाँ, इतना सोच नहीं चलेगा कि नहीं ऐसा होता है ना कि एक बहू एक घर में आई है, बहुत अलग प्रकार की है, माना अलग प्रकार की, माना एकदम जैसे ये लोग डे है तो वो लोग नाइट है, इस प्रकार का हो उनका व्यवहार था। कभी भी कोई भी पूछेंगे ना क्या आपकी बहू कैसी, तो वही कहेंगे कि अलग बैकग्राउंड की है, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जितना सिंपल थिंकिंग होती है ना, इतनी जितनी समझ होती है, जितनी समझ होती है उतनी रॉयल्टी, कुछ भी ज्यादा नहीं। तो ऐसे जितना समझेंगे उतना दूसरे लोग को परिवर्तन चेंज होने में उनको मौका मिलता है। इफ ज्यादा हम सोचते तो वो वाइब्रेशन जरूर उन तक पहुंचता है कि इनको मेरे से कुछ दिक्कत है या मेरे से कोई तकलीफ है, मुझे पसंद नहीं करती, ये फीलिंग जरूर आएंगी। किसी के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे तो वो आती है, जरूर आएंगे, वही वाइब्रेशन फैलता है, वही एनवायरनमेंट बनती है। हम सोच, कई लोग ऐसा सोचते हैं हमने बहुत हम कर रहे हैं, हाँ, और इतना सोचते कि इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, परंतु क्या कंट्रीब्यूट करना है क्या नहीं करना ये भी सोचने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट, राइट चीज कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो सोचना बहुत पड़ता है। जैसे मुझे याद है एक कपल आए थे मुझे मिलने, एक 25 ईयर्स हो गए उनकी शादी होके। तो वो भाई ने कहा कि बेन ये मेडिटेशन सीख, इनको सीखना है, मेरी वाइफ को सिखाना है आपको, क्योंकि ये है ना मेरी मदर से लड़ती रहती है, हम्म, और मेरी मदर भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो आप इनको थोड़ा शांत होना सिखा दो, थोड़ा मुस्कुराना सिखा दो, क्योंकि घर जाता हूँ ना तो ये रोती रहेंगी, मेरी मदर भी रोती रहेंगी। तो ऐसा माहौल में इतना मैं मेहनत करके घर पे आता हूँ, किस लिए कमाता हूँ, किस लिए मैं ये सब मेहनत करता हूँ, इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, ये लोग खुशी नहीं। तो इनको थोड़ा आप मेडिटेशन सिखाओ। मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, विल डू समथिंग अबाउट इट। पर मुझे था कि वो वाइफ भी थोड़ा सुना है अपनी दिल की बात, कुछ भी उनकी उनकी तरफ से भी कुछ होगा, तो मुझे सुनना था, तो मैं उनकी तरफ देखी, मैंने कहा लीला बहन आपको कुछ सुनाना है? उन्होंने ऐसे किया, नहीं कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था उनके चेहरे पे, कुछ भी नहीं सुना। ठीक, तो भाई को फोन आया था, तो बोल रहे थे जी 2 मिनट मुझे फोन पे बात करना है और मैं वापस आऊंगा, तो बाहर गए बात करने। बाहर जाते ही उनकी वाइफ एकदम से वहां से उठ के मेरे मेरे बाजू में आकर बैठ गई और कहने लगी, बहन आपसे बात करना है। मैंने कहा क्या है? वो आने से पहले बात कर ले। मैंने कहा चलो बात कर। ये कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम हूँ, मेरी मदर इन लॉ प्रॉब्लम है, हम दोनों लड़ते रहते हैं 20 साल से। वो राइट है, हम 20 साल से लड़ रहे बहन जी, ये कोई झूठ नहीं, ये सच है।
पर प्रॉब्लम मेरी मदर इन लॉ नहीं है, मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम ये है। मैंने कहा कमाल है, आप दोनों लड़ रहे हो और कह रहे हो ये प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे भाई साहब, कैसे प्रॉब्लम हो गए? तो कहने लगे हम, चलो हम दोनों लड़ लिए। मैं मेरे कमरे में बैठ के मैं रो रही हूँ, और ये उनके कमरे में बैठ के मेरी मदर इन लॉ भी रो रही है, और ये आते घर पे, आते उनको पूछना चाहिए लीला क्या हुआ, तो मैं बताऊंगी देखो इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं भी ऐसे बोली जो भी। तो उनको क्या कहनी चाहिए, देखो लीला छोड़ देना, मम्मी तो क्या है ना बुढ़ी है, अभी कहाँ वो चेंज होंगी, उनको छोड़ दो, तुम अपने आप को देखो कि तुमको जो चाहिए मैं हूं ना, इस प्रकार से तसल्ली देनी चाहिए। फिर मम्मी के पास भी कौन है, कोई नहीं है, मम्मी के पास भी जाना, मम्मी क्या हुआ, तुम्हारी बीवी ऐसे, मेरी बीवी तो जिद्दी है मम्मी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है, वो तो ऐसी है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुमको जो चाहिए जो भी सुना, मैं सब कुछ करने वाला तुम्हारे लिए। इस प्रकार से कुछ भी वो नहीं कहते, ना तसल्ली देते, कुछ भी नहीं, बस वहां खड़े रह के कहते खुश रहो खुश रहो। अरे कौन खुश रह सकते, कैसे रह सकते बताओ, बड़ा मुश्किल है ना? तो क्या कंट्रीब्यूट करना है, ये तो बार बार कहते मैं बहुत सहन करना करना पड़ रहा है, मैं बहुत सहन कर, यू आर थिंकिंग टू मच इनटू समथिंग विच इज वेरी सिंपल। वो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा समझ दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सुनो, एडवाइस नहीं दो, इतना ही करना है। आप इतना सहन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना क्या मेहनत कर रहे हैं? Overthinking is because we are not ready to contribute the right thing at the right time, और थॉट्स को सिंपल नहीं करना है। जैसे कोई एग्जाम्पल की रीति से कहें कि जैसे हम देखते हैं कोई सिचुएशन है, किसी से हमारा बनता नहीं, समझो कोई व्यक्ति है, उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है, कितना भी सोचे तो भी नहीं कुछ हो रहा है, तो कोई कहते चलो हमको इतना नहीं उनके पास जाना है, ना इतना क्लोज बनना है, जितना दूर रहेंगे इतना इग्नोर करेंगे इतना अच्छा है, करके समझ के चलते। कोई कोई अपने आप को माना इतना हम क्यों इसमें जाए, करके दूर चले जाते। कोई और होते हैं जो सोचते हैं कि क्या हम ऐसे सबके साथ माना कट ऑफ होके रहना तो नहीं है ना, तो हाय बाय तो करेंगे। हम्म, चलो हैप्पी न्यू ईयर कर लिए, हैप्पी दिवाली कर दी, ऐसे इतना तक रखना बेटर है, ऐसे करके दूसरे प्रकार के लोग सोचते। फिर तीसरे प्रकार के लोग क्या सोचते, ऐसे थोड़ी ना हम हमारा जैसे सोसाइटी में हम रहते, तो हम ऐसे कैसे बस हैप्पी न्यू ईयर करके रह सकते, थोड़ा अच्छा भी करना होता है, वो कैसे भी है क्या भी है, हमको तो अच्छा करना है, हमारी तरफ से तो करना है पड़ेगा ना। हाँ, रिश्तेदारी है तो भले कर, ऐसे करके कई है जो दे गो आउट ऑफ द वे टू डू समथिंग गुड, थोड़ा मदद भी कर लेते, कोई अच्छी, कोई उनको कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा मदद भी कर लेते, ऐसे भी करने वाले होते। पर तीनों में क्या है ना, मैं कहती हूँ करने में तो कर लेते, हाँ? और थोड़ा व्यवहार में भी शुद्धि रखना वो तो कर लेते, हाँ? कोई कोई तो अपने माना दे डोंट इवन गेट इनटू देयर बिजनेस, अभी अब मेरा जो काम है मेरा, तुम्हारा काम तुम्हारा। अब तीनों के प्रकार के लोग में ओवर थिंकिंग जरूरत रहती जरूर है। कहते हमने इतना अच्छा क्या कर ले फिर भी ये व्यक्ति चेंज नहीं होता है, हाँ? तो इतना थोड़ा भी कनेक्शन में रहे तो भी प्रॉब्लम है व्यक्ति के साथ, इग्नोर करे तो भी प्रॉब्लम है, हाँ। तो द थिंग इज, ये सब चीजों में कर्मों में लाने की अलग अलग प्रकार की विधियां ढूंढ रहे हैं, पर मन तो चल रहा है, एटीट्यूड तो बराबर अंदर है, इसे तो थॉट्स चलते रहेंगे, हर उनके कर्म में थॉट तो चलेंगे, देखो इन्होंने ऐसे किया ऐसे किया वैसे किया वैसे किया, नोट करते रहेंगे, जब तक ये ना सोचो कि ये जैसे है वैसे है, ठीक जो भी है, मुझे शुभ भावना देना है, मुझे कुछ भी इनके बारे में गलत ऊपर नीचे सोचना नहीं है, मुझे अच्छा सोचना है, ये अच्छे रहे, अच्छा ही बने, खुश रहे, आबाद रहे, इनका अच्छा हो सब कुछ, ऐसे मैं सोचूं, ये कंट्रीब्यूट करूं, तब मेरे थॉट्स कम।
जब तक आप देंगे नहीं, आप बाहर बाहर से कर्मों में जैसे, मना ये खराब नहीं है कुछ अच्छा करना किसी के लिए, पर थॉट्स ऐसे चलते रहते और आप करना चाहते, उसमें कैसे ओवर थिंकिंग कम होंगी? एटीट्यूड है ना, बिहेवियर से एटीट्यूड कैसे इतना जल्दी चेंज नहीं होती है। एटीट्यूड चेंज होने से बिहेवियर अति सहज रीति से चेंज हो जाएंगे, कर्मों में ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि संकल्प में पहले आता है ना, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव संकल्प में आता है पहले, फिर कर्मों में आता है। तो थॉट्स ऐसे रख के कर्मों को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप देखो कि हमको क्या देखना है, कहते हैं गुणग्राही दृष्टि। हाँ, दूसरों के गुणों को देखने की आदत हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, और उसमें कुछ दिखे। हाँ, ऐसे नहीं कि हम नहीं समझते उनके अंदर वीकनेसेस है, हाँ बराबर समझ है, परंतु उनके अंदर गुण भी दिखाई पड़े, गुण भी दिखाई पड़े और स्वीकार भी करें। जे याद है, लगभग 5-6 साल पहले की बात है, एक फोन आया था, मैं उनको पहचानती नहीं हूँ, तो फोन करके उन्होंने कहा कि बहन आपसे बात करनी थी, मेरी बेटी है और वो 11th ग्रेड में पढ़ रही है और वो फेल हो गई। कभी उसकी लाइफ में कभी वो फेल नहीं हुई थी, कोई भी सब्जेक्ट में कभी नहीं हुई, अच्छी तरह पढ़ती थी। अब पता नहीं क्या हो गया, ये सोशल मीडिया है कि दोस्त है कि घूमना फिरना ज्यादा हो गया, आई डोंट नो। पर आप थोड़ा उनके साथ बैठेंगे, थोड़ा उनका समझेंगे क्या बात है, ये सब्जेक्ट कम कंटिन्यू करना है और या कुछ और पढ़ना है, उसकी क्या दिल में है, आप थोड़ा बैठ के बात करें। तो मेरी वाइफ लेकर आएंगी उसको, मैंने कहा जो 17 साल 16 साल की हूँ। तो उसको लेकर आए, उसका नाम था रमा। तो वो मदर बैठ के जो सुनाई, वो लड़की के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला, ये माता ही सुनाती गई कि ये रमा ऐसे करती, रमा ऐसे करती, उसके सामने ही सब वर्णन कर रही है, ये ऐसे करती है वो पूरा टाइम मोबाइल पे, पूरा टाइम रूम में, कमरे से बाहर आती ही नहीं है, सबके साथ बैठ के खाती नहीं है, ये नहीं वो नहीं, दोस्तों का तो बस पूरा टाइम दोस्त दोस्त। अब जैसे समझ से हम समझे, टीनेजर है 16 साल की उम्र में, तो ऐसे रहता, हर घर के बच्चे ऐसे रहते, मेजोरिटी के बच्चे ऐसे रहते। तो अन्य ग्रैंड पेरेंट्स को ना नमस्ते करते ना बात करते, नहीं करते, टीनेजर बच्चे नहीं करते, कोई कोई घरों में कोई होते ऐसे, पर मेजोरिटी नहीं करते। पर इनका तो इतना वो सुनाई सुनाई सुनाई, खूब रोई। मुझे लगा इनको मेडिटेशन चाहिए, इनको कोई काउंसलिंग चाहिए मदर। वो बिल्कुल मना जैसे सुनाती गई, और वो लड़की के जैसे एक्सप्रेशन थे जैसा मैं हुई नहीं यहाँ ऐसे। तो बहन जी इनको पूछो मेडिटेशन करेगी कि नहीं, सीखेगी नहीं, आप पूछो। कहते रमा तुमको मेडिटेशन सीखना है, ऐसे के कुछ भी मना, नो एक्सप्रेशन। फिर थोड़े टाइम के बाद हाँ, तो वो पूछो सब्जेक्ट चेंज करना है कि क्या करना है? हाँ, देखो मम्मी पूछ रही है ना, तुमको सब्जेक्ट चेंज करना है? नथिंग। तो कुछ भी जवाब नहीं दे, शी इज गोइंग ऑन श्रगिंग एंड श्रगिंग शोल्डर्स। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी आपको आपको जैसे है, आप थोड़ा ये करो, थोड़ा ऐसा करो। बोलने से पहले मेरे को बोलने नहीं देती थी, फिर खुद सुनाते। तो एक 3 दिन हो गए थे, शायद 4 डेज हो गए। फिर वो फादर फोन करे, तो कहने लगे बहन जी आज मेरी वाइफ नहीं आ सकेंगी, मैं आऊंगा छोड़ने, फिर मुझे ऑफिस जाना है। मैं कहा, चलो आप यू कम एंड ड्रॉप योर डॉटर। तो आए और बोलने लगे कि कैन यू गिव मी 5 मिनट्स सिस्टर, कि मुझे थोड़ा सुनाना है, आई वांट टू ब्रीफ अबाउट माई डॉटर, मेरी वाइफ आपको बताएंगे। मैं सोच रही बहुत पता है ऑलरेडी है। तो बोले बस 5 मिनट में सुनाना है फिर चले जाऊंगा। तो चलो सुनाइए। बैठ के उन्होंने सुनाया। शी वॉज बोर्न इन 1990 at 9:20 a.m.
पैदा हुई थी। एंड द मिनट शी वाज बोर्न, जब वो पैदा हुई वही सेकंड मेरा भाग्य खुला बेंच, मेरा भाग्य खुला। इसकी वजह से हर कदम में मेरे कदम हो रहे हैं, मेरी कमाई अच्छी हो रही है ये आने से। ये जो टच करेगी वो गोल्ड बन जाता है, ये जो सोचेगी करके दिखाएगी। इसके अंदर बहुत कैपेसिटी, बहुत दृढ़ता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। और बड़े दिल से सुना रहे थे, ऐसे ऐसे नहीं, सब सुनाते गए ये ऐसे डायमंड है बेंच, ही केप्ट ऑन से, ये डायमंड है बेंच, डायमंड करीब बच्चे हैं, डायमंड, बस पॉलिशिंग कराने लेकर आया मैं आपके पास, पर है डायमंड। मैं सुनती गई, बड़ा अच्छा लगा सुनते हुए। और मैं रमा की तरफ देखी तो रमा के एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो गए, आंखों में से आंसू निकल रहे, चिस्क गए। और तुरंत जैसे उनके फादर का हाथ ऐसा था ना, हाथ पकड़ लिए से, और फादर को पकड़ के कहने लगे पापा मैं करके दिखाएंगे पापा, मैं करके दिखाएंगे, ऐसे बोले। हमको क्या करना है? डायमंड देखने, डायमंड्स। सभी जो आगे पीछे जो भी है, मेरे रिश्तेदार है, हाँ, जो भी है, अपने परिवार वाले जो, डायमंड्स। ऐसे वैसे नहीं बोल रही हूँ, रियल है, वैल्यूबल है। मैं कई जगह पे गई हूँ जहाँ कोई शरीर छोड़ दिए होंगे, इतना वर्णन करते हैं उनके गुण में, बताऊं वो जब जिंदा थे इतना नहीं वर्णन करते होंगे, और बार बार याद भी आते, क्योंकि वो थे ही गुण, ओरिजिनल उनका गुण ही थे। पर उनके जैसे व्यवहार में आते, जैसे कोई भी जैसे उनका संबंध में आते, तो उनके संबंध के हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते, तो उस अनुसार थॉट्स भी वो चलते। पर है तो बहुत सारे गुण सबके अंदर, इतने सारे सुनाते कि देखो सबके अंदर चमकता हुआ डायमंड है। और डायमंड में कितने कितने रंग होते हैं, कितने कितने गुण होते हैं। तो वो देखते हर परिस्थिति में कुछ सीखने का होता है। एक भाई है, मैं को एक वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो वहां एक वन, आई थिंक शी इज अ प्रोफेशनल, कोई कंपनी में वो कुछ सुना रही थी। तो उन्होंने इतना अच्छा अनुभव सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुना रही थी उनके हस्बैंड को फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी सर्जरी भी हुई थी। उनकी गाड़ी की मना, फ्रैक्चर नहीं हुआ था, उनका ड्राइवर को फ्रैक्चर हुआ था। इनका एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो और फिर कार तो टोटली क्रैश हो गया। और इनको मना पीठ या कुछ दर्द था, उसके लिए सर्जरी हुई थी भाई को। रिटायरमेंट हो गई थी और घर पे ही रहे। इतना नेगेटिविटी उनके हस्बैंड का कंटिन्यूअसली सुनाते रहे, मेरा तो ऐसा लाइफ, रिटायरमेंट का लाइफ इतना है, ऐसा हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर, बस कंप्लेंट सुबह से लेकर रात तक। और बिस्तर पे लेटे रहे, बस उठते भी नहीं, ना कर जाते नहीं, ना मिलते नहीं कुछ। तो ये वाइफ सोच के तो एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में जैसे, चिट्ठी माना लेटर, नॉट लेटर टू हिम, बट एक चिट ऑफ पेपर पे लिखने लगी। उसमें लिखी, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ करके लिखी एक सेंटेंस। तो कार पूरा क्रैश हो गया, हम्म, कुछ भी बचा नहीं गया। फिर उसके पीछे लिखी, उसका इंश्योरेंस था, पूरे पैसे वापस आए। हम्म, बहुत दिन से नई गाड़ी लेने की कोशिश में थे, अभी नई गाड़ी हम ले रहे हैं। सेकंड लिखी, इतना सारा दर्द था, हम्म, इतनी बीमारी हुई, तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी करना है, तो 2 साल से आई एम सफरिंग। पीछे लिखा है कि सर्जरी कर लिए तो दर्द खत्म, बार बार पेन की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बड़े आराम से मैं बैठ रहा हूँ,
पहले बैठना में मुश्किल होता था। फिर दूसरी तरफ मेरी रिटायरमेंट हो गई। अभी मैं ऑफिस, अभी जो पूरा दिन क्या करना है, हाँ, तो ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, घर पे ही हूँ। दूसरी तरफ बहुत दिन से मैं सालों से सोचता था, कि मैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करूं। हम्म, उनके साथ कभी भी नहीं स्पेंड करता था। छुट्टियों में आए तो भी मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। अभी मैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। अमेरिका में भी जाके मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। ऐसे खींचे लिख के दी तो एकदम से वो भाई एकदम खुश हो गए। मैं इस तरह से नहीं सोच रहा था। उस तरह से ही सोचना होता है कि हर चीज के लिए पीछे सीक्रेट होती है। हर परिस्थिति के लिए वो थोड़ा ढूंढना पड़ता है। वो ढूंढना ही मेडिटेशन है। क्योंकि जैसे नॉर्मल रीति से सोचना तो हम तो सोचते रहते सब, ऐसे सुबह से रात तक नॉर्मल सोचे। पर स्पेशल थिंकिंग इज सिंपल थिंकिंग, कि जो है वो देखे। अब यहाँ ये कमरा है, कमरों में सोफा भी है, टेबल भी है, सब है। पर यहाँ लाइट है तो दिखाई पड़ता, समझो रात का समय है, लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट ऑफ है, और मैं अंदर आऊं, फर्स्ट टाइम मैं अंदर आ रही हूँ, तो कोई पूछते बहन जी बताओ ये कमरे में क्या है, हम कहेंगे आई डोंट नो। बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, पर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं कहते कुछ भी नहीं होगा, नथिंग में बी, आई डोंट नो। जब बार बार हम अपने आप को कहते आई डोंट नो क्या करूं, इसके साथ क्या करूं, आई डोंट नो क्या करूं, मना जैसे रोशनी में आने की देरी है। सदा अंधेरे में बैठ के कहते रहेंगे थोड़ा लाइट तो ऑन करना पड़ता है ना। मैं डायमंड हूँ, ये लाइट है, मैं डायमंड हूँ, सबको डायमंड की रीति से देखूं, सब में कितनी वैल्यू है, सब परिस्थितियों में कितनी वैल्यू है, कितना सीखने के लिए मिलता। सीखना समझ तो एक सेकंड की बात है ना, मैं क्यों इतना समय ले रही हूँ, तुरंत मैं अपने आप को ठीक कर समझा। अपनी दादी जान की, इस संस्था के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, और बहुत साल लंदन में रहे, तो दादी कहती थी कभी भी समय निकालो और अपनी आंखों को, कान को वॉश करो, तो नए विचार, हर प्रकार से नए विचार, क्या मैं सोचूं, कैसे मैं इस चीज को समझूं, कि मैं इतना सोचने की जरूरत ना पड़े, इतना समय, इतना एनर्जी, इतना थॉट्स कोई चीज में डालने की हमारा क्या टाइम नहीं है। कुछ जो बहुत बिजी लोग होते हैं उनको टाइम ही नहीं रहता, इस फालतू बातों में, फालतू चिंतन करने में नहीं होता। तो हम भी बहुत बिजी हैं, अच्छे विचार करने में बिजी है। वी हैव नो टाइम फॉर वेस्ट नेगेटिव, वी हैव नो टाइम। देने में बिजी है, हमको क्या कंट्रीब्यूट करना है। अच्छा यहाँ पेशेंस चाहिए, चलो दे दो, दान में दे दो। जो रॉयल होते हैं ना दान देते, तो दे दो, पेशेंस दे दो। अच्छा इनको रेस्पेक्ट चाहिए, अभी इनको क्यों रेस्पेक्ट चाहिए, ये क्यों मांगती है, ये क्या नहीं, जो चाहिए वो दे दो। तो देने से हमारा बढ़ता है, जितना देंगे, ये खजाना आपके पास है, और जितना आप देंगे उतना अंदर से वो बढ़ता जाता है, खत्म नहीं होता। जैसे पैसे हो देने से, हाँ, तो कम तो होता है ना, यहाँ ऐसा नहीं, बढ़ता है। भारत में ऐसे आदत है, जैसे आम का सीजन होती है समर में, तो जरूर सबका जैसा होता है कि बेचना है, बहुत सारा है, बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारे आम है, अब कितना खाएंगे, कितना उससे जूस बनाएंगे, जैम बनाएंगे, क्या करेंगे, सबको तो बेचेंगे, जरूर बेचेंगे, कि आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ। हमारे फार्म का आम है, जितना ज्यादा अपने अंदर होगा खजाना, उतना देंगे। तो जमा करना है ना, ये खत्म करेंगे ओवर थिंकिंग से, तो जमा करना है। जय
याद है कि कैसे एक थॉट से कैसे हम परिवर्तन कर सकते। एक भाई था, रिटायर होके अपना सिटी में सेटल हुए। कार जो है उसमें थोड़ा चेंजेस लाने थे उनको, सीट का कवर है वो चेंज करना था। तो गए और वो आदमी ने कहा आपका सीट कवर ही नहीं, आपका स्टीरियो सिस्टम जो है वो बहुत पुराना है, वो भी चेंज कर सकते। आपके जो स्टीयरिंग व्हील है उसको भी थोड़ा ग्रिप लाना है, वो भी कर सकते। मैंने कहा मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे बस सीट कवर चेंज चाहिए बस। मैंने कहा ठीक है। पर जब वापस उनको वो बिल लेने गए और पे करने गए तो देखे कि गाड़ी में सब कुछ किया हुआ है, नॉट जस्ट सीट कवर्स, स्टीरियो सिस्टम भी और वो भी सब कुछ। तो मैंने कहा मुझे तो इतना मना बजट नहीं था ना। तो वो भाई ने कहा क्या कर रहे हो आप, क्यों किए ऐसे?" मैंने कहा ना मुझे नहीं करना है। नहीं नहीं प्लीज सिट डाउन, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, आपको टी दे, टी पी लो आप। तो बैठे टी पीते समय बोले ये क्या है, आप बिल दिखाओ पहले। मैंने कहा भाई आप आर्मी से रिटायर हुए, आप आर्मी में अपना लाइफ दिए, मुझे बहुत मना खुशी होती कि आप आर्मी में लाइफ दिए, आपने मना जैसे कंट्रीब्यूशन कितना किया। मैं कहा ये सब छोड़ो, मुझे बिल दिखाओ। वो भाई फिर सुनाते गए, वो शॉप वाला, मुझे भी आर्मी में जाना था पर मैं गया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं 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 ये सब छोड़ो, मेरे को बिल दिखाओ। भाई आपने इतना किया तो मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ जो कुछ भी किया आपके लिए फ्री है। तो क्या फ्री दे रहे हो? हाँ ये सब फ्री है आपके लिए। इतना इनके अंदर गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि मारने के लिए भी रेडी था कि क्यों आप मेरी गाड़ी को ये किया। तुरंत शांत हो, कितना टाइम लगा शांत होने में? एक सेकंड। समझ मिली कि ये भाई तो फ्री दे रहा है। ऐसे अपने आप को हमको समझ देने, ऐसे हम नहीं कह सकते नो इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप थिंकिंग सो मच। नहीं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट टेक्स लिटिल समझ, और समझ मिलने से बड़ा आसानी से हो जाता है। अभी जिस थोड़े टाइम के लिए हम थोड़ा एक एक्सरसाइज करेंगे, थोड़े टाइम के लिए आप कोई भी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, व्यक्ति से, परिस्थिति से, शरीर से, पास्ट से, जो भी बातें हैं वो भगवान के सामने आप अर्पण करो। गॉड टेक ओवर, तो अर्पण करना पड़ता है ना? तो यू टेक ओवर, मुझे इतना सोचना नहीं है, आप पे मैं अर्पण कर, तो आपके सामने रख रहा हूँ, रख रही हूँ। बस जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, जस्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिम, टेक द थॉट, दिस इज समथिंग आप कर सकते हो, आप सर्वशक्तिवान हो, आपके अंदर ये शक्ति है इसको ठीक करने की, ये व्यक्ति को सद्बुद्धि देने की, जो भी है, जो भी आपको होता है, ये प्रॉब्लम आपको दे रहे, मुझे ये प्रश्न है आपके सामने मैं रख, ये रख रही हूँ, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो रख दिए होंगे। अभी आप 1 to 20 के नंबर के बीच में, 1 20 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे 1 to 20 के जो सॉल्यूशंस, हम ये कहते हैं कि ये आपको भगवान से मिले हुए आंसर से, ये आपके लिए आंसर से, जो भी नंबर है उस अनुसार आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 13 है,
तुम कोई भी बोझ लेकर मत चलना, सारे बोझ मुझे देकर तुम हल्के बन जाओ। ये आपको गॉड कह रहा है, भगवान कह रहा है। दिस इज द आंसर ही इज गिविंग यू फॉर द प्रॉब्लम दैट यू हैव सरेंडर टू हिम। आपने अर्पण अर्पण किया है ना, उसके लिए आंसर्स आपके लिए। ठीक है, आप अपना अपना नंबर देख लीजिए। ओके, थैंक यू। थोड़े टाइम के लिए हम अपने आप को सिखाए, जैसे दादी कहती थी आंख को कान को क्लीन करना, अभी थोड़ा करेंगे। हाँ? थोड़ा अपने आप को सिंपल थिंकिंग सिखाए। सिंपल थिंकिंग थिंकिंग में बहुत उसमें गुण भरा हुआ रहता है, कोई लव है, रिस्पेक्ट है। पहले अपने आप को हम बड़ा लव और रिस्पेक्ट दे, हाँ, तो उतना ही हम दूसरों को भी दे सकते हैं। पहले अपने आप को देना पड़ता है। हम कितना अपने आप को वैल्यू करते, कितना अपने बारे में नेगेटिव कम समझते कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ये भी जैसे अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करना। तो चलो हम 5 मिनट के लिए थॉट्स लेते हैं, सिट बैक, रिलैक्स। अपने मन को जैसे एक एक थॉट में दूं, उस पर मन को चलाने की कोशिश करना। अपने आप से हम बातें करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को समझाते हैं। अपने आप को हम एक डायमंड की रीति से देखते हैं कि प्रकृति के बीच में आई एम अ डायमंड, अ लिविंग डायमंड, चमकती हुई हर गुण के साथ। शांति, सुख, प्रेम, आनंद। मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। यही स्मृति रखते हुए मैं वे रिश्तेदार, वे संबंधी, मित्र, सबको देखती हूँ, उनको भी डायमंड की रीति से देखती हूँ। और उनके गुण भी दिखाई पड़ते, उनकी विशेषताएं भी दिखाई पड़ते। और मैं शुभ भावना देती हूँ, दिल से दुआएं देती हूँ कि खुश रहे, उनको धीरज मिले, शक्ति मिले, परमात्मा की छत्र छाया में रहे। सद्बुद्धि से अच्छे निर्णय ले, जीवन को खुशहाल कर दे। हम सबके ऊपर जो भगवान है, इस पृथ्वी से भी ऊपर, आकाश से भी ऊपर, वो भी एक डायमंड, वो सुप्रीम डायमंड है और इटर्नली ब्यूटीफुल है।
उनकी किरणें शक्ति के, स्नेह के, पवित्रता के, हम सब पर वर्षा हो रही है। अपने आप को भर रही हूँ और ये विश्वास रखती हूँ कि सबके अंदर ये विश्वास हो कि भगवान साथ है और सब कुछ सहज, सरल और सफल हो जाएगा। सबके दिल में हिम्मत और दृढ़ता आ जाएंगी। ऐसे अपने आप को समझाते हुए, सिखाते हुए जीवन को अति सहज, सरल, सिंपल और श्रेष्ठ बनाते जाएंगे और दूसरे भी हमको देके बनते जाएंगे। ओम शांति।